नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम हेडलाइंस। 26वां कारगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में कारगिल विजय दिवस पर आर्मी चीफ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर से पाक को सीधा संदेश, आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। झालावाड़ हादसे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पीड़ित परिवार को चेक ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। पूर्व सीएम की गोद में सिर रखकर रोए परिजन। जयपुर में सीएम ऑफिस एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेल किया, लिखा 1-2 घंटे में दोनों जगह होंगे धमाके। बिहार के गया जी में होमगार्ड भर्ती के लिए आई लड़की से एम्बुलेंस में गैंगरेप। गया जी में फिजिकल के दौरान हुई बेहोश, अस्पताल ले जा रहे ड्राइवर टेक्नीशियन ने की दरिंदगी। और 13 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हाईवे बंद। हिमाचल में 700 से ज्यादा मकान दुकान जमी रही है। के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रेवाड़ी में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सीईटी परीक्षा के पहले दिन डीसी अभिषेक मीणा और एसपी हेमेंद्र मीणा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। कई परीक्षार्थी सरकारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। वहीं कुछ महिला अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने दूरदराज के जिलों में सेंटर दिए जाने पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें, महेंद्रगढ़ और नारनौल से 72,000 परीक्षार्थी, जब रेवाड़ी से 15,000 अभ्यर्थी झज्जर और गुरुग्राम में परीक्षा दे रहे हैं। महिला अभ्यर्थियों ने मंगलसूत्र पहनने की अनुमति को सकारात्मक कदम बताया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को अब 2022 में लास्ट बार सीईटी का पेपर हुआ था और 3 साल बाद अब ये पेपर, अभी इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हूँ। काफ़ी साल के बाद ये पेपर दोबारा हो रहा है। सरकार ने पिछली बार मंगलसूत्र को लेकर एक नाराजगी थी महिला। हाँ, इस बार सरकार ने ये चीज़ अलाउड की है। पिछली बार काफ़ी जो लेडीज़ जो मैरिड होती हैं वो मंगलसूत्र अलाउड नहीं करते, तो जो उनकी फैमिली होती हैं, गांव में जो लोग होते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि भाई मंगलसूत्र निकालना नहीं चाहिए। इस रीज़न से वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो इस बार सरकार ने इस चीज़ को काफ़ी सही किया है कि भाई मंगलसूत्र अलाउड किया गया है इस बार। सरकार की तरफ से व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने फ्री में बस चला रखी है और लड़कियों के लिए तो खास करके उनके गार्जियन के लिए भी फ्री सीट अलॉटमेंट कर रखा है। सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने तो बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है। बसों का भी इंतजाम कर रखा है। जब हम आए तब रोड पे भी बस ज़्यादातर थी। सुविधा तो बहुत अच्छी है सरकार की, कोई परेशानी नहीं आएगी। सरकार की व्यवस्था किस प्रकार से? सरकार की व्यवस्था अच्छी है। कैसे पहुँचे हैं आप? बाइक से आए हैं। बाइक से पहुँचे? बस चला रखी है, फिर बाइक से क्यों पहुँचे हैं? बाइक से आ गए क्योंकि सिस्टर का भी था ना, फिर मतलब वहाँ जाने में दिक्कत होती। सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर, आपको बता दें, राज कनाल पर स्थित पुलों की मरम्मत और नए पुलों के निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। इस परियोजना के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए टेंडर पूरे हो चुके हैं। इस संबंध में शुक्रवार को डबवाली एसडीएम अर्पित संगल ने राजस्थान सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि डबवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलों की हालत को देखते हुए विस्तारीकरण, मरम्मत और नए निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप सी सीईटी परीक्षा का आयोजन शनिवार को यमुनानगर में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। जिले के 47 परीक्षा केंद्रों पर 2 सत्रों में परीक्षा कराई गई, जिसमें पहले सत्र में 92.1 और दूसरे सत्र में 92.47% परीक्षार्थी शामिल हुए। डीसी पार्थ गुप्ता और एसपी कमलदीप गोयल ने परीक्षा के दौरान भ्रमण पर रहकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। परीक्षा के लिए विशेष शटल सेवा और मुफ्त परिवहन सुविधा मुहैया कराई गई। सुरक्षित वातावरण में निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी, जैमर, मेटल डिटेक्टर आदि तमाम संसाधनों का उपयोग किया गया। और अगली खबर पंजाब के जीरकपुर से है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर कार में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा
दर्ज किया है। कार सवार 2 अज्ञात युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की, जबरन गाड़ी में खींच लिया और फरार हो गए। पुलिस आरोपी की पहचान के लिए सड़क पर लगी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लेकिन कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा है। पीड़ित मां के मुताबिक आरोपियों ने चलती कार में दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग को सुनसान स्थान पर गाड़ी से उतारकर भागने के लिए पुलिस पीड़ित मां की शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीहोर से अगली खबर, जहां प्राचीन गणेश मंदिर के पुजारी पुत्र पर हमला हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में दिखा हथियारों से हमला। हमलावरों के हाथों में दिखाई दे रहा धारदार हथियार। पंडित पृथ्वी वल्लभ दुबे के पुत्र जय पर हुआ है यह हमला। वीडियो में दिख रहा है हमलावर दिख रहा है और बताया गया है कि महेश यादव है हमलावर। पैसों के लेन देन का दोनों के बीच में मामला बताया गया है। पैसों के लेन देन का विवाद हुआ था। के न्यूज वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर से खबर है। जबलपुर के गोहलपुर स्थित एक निजी स्कूल में शासकीय खेल विभाग द्वारा आयोजित कराटे प्रतियोगिता में बड़ी अनियमितता सामने आई है। प्रतियोगिता में कई बच्चों को अंतिम समय पर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जिससे अभिभावकों में गुस्सा देखने को मिला है। अभिभावकों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी न तो बच्चों को दी गई और न ही उनके अभिभावकों की। इस वजह से वे भ्रम में रहे और प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी के बावजूद बच्चों को शामिल नहीं किया गया। शासकीय खेल अधिकारी ने बताया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और सभी दिशा निर्देश समय रहते स्कूल प्रशासन ने दिए हैं। हर स्कूल से एक ही वजन वर्ग के एक खिलाड़ी को चयन किया गया था, लेकिन यह जानकारी स्कूल प्रशासन द्वारा समय पर बच्चों और अभिभावकों तक नहीं पहुंचाई गई। खेल विभाग ने इसे स्कूल प्रशासन की लापरवाही बताया। वहीं प्रतियोगिता में हुई अव्यवस्था को लेकर कई अभिभावक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से एक बार फिर सरकारी स्कूल की डरावनी तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, करंजिया विकासखंड के जामपानी गांव में स्थित प्राथमिक शाला की हालत बेहद खराब है। बारिश के दौरान छत से पानी टपकने से बचने के लिए छत में पाइप लगाकर निकासी की व्यवस्था की गई है। एक ही कमरे में 2 कक्षाएं संचालित हो रही हैं और छोटे छोटे बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के शिक्षकों ने भी भवन की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं जिला परियोजना समन्वयक रावेंद्र मिश्रा ने बताया कि मरम्मत के लिए 582 स्कूलों का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक राशि नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा किसका है? अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कमल टांडिया है, कक्षा 4 में पढ़ता। का बहुत हालत खराब है, कभी भी स्कूल गिर सकता है और फिर बहुत डर लगता है।
भिंड जिले के महगांव में गुरुवंदन कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आपको बता दें, राजबीर शर्मा से भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा द्वारा की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 15 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज न होने पर अब तक राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने 27 जुलाई को प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देने की चेतावनी दी। उन्होंने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की जनपद पंचायत बिछिया के ग्राम पंचायत सिझौरा में सावन माह के पावन अवसर पर महिला मंडल द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में 50 से 60 महिलाओं ने भाग लिया, जो पीले परिधान में सजकर भगवान भोलेनाथ के भजनों और नृत्यों के साथ नगर भ्रमण करती नजर आई। गांव के विभिन्न मार्गों से होकर निकली इस यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। महिला श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर पहुंचकर कांवड़ से जलाभिषेक किया और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम जिले की पिपलौदा तहसील के मावता गांव में हुए सरपंच पद के उपचुनाव में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष श्याम सिंह देवड़ा ने 303 वोटों से जीत दर्ज की। कुल 6 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन देवड़ा ने बड़े अंतर से बाजी मारी है। जीत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर देवेंद्र कुमार दानगढ़ ने विजेता प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर गाँव में डीजे के साथ भव्य विजय जुलूस निकाला गया। आज की जो जीत है ये मेरे ग्राम मावता की जनता की जीत है। जनता और कार्यकर्ताओं ने एक श्रद्धा से, दिल से मतदान किया था और ये इतनी अच्छी जीत हुई है कि अभी पता चला है कि 303 मतों से मेरे को विजय दिलाई है। इसलिए कार्यकर्ताओं को, गांव की जनता को और मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डिंडोरी जिले के सहपुर क्षेत्र में लगातार हो रही भारी वर्षा और जल भराव की स्थिति को देखते हुए एसडीएम सहपुर ऐश्वर्य वर्मा ने क्षेत्र के 10 स्कूलों में 26 जुलाई को एक दिन का अवकाश घोषित किया। आदेश के तहत यह अवकाश शासकीय अनुदान प्राप्त सीबीएसई, नवोदय एवं केंद्रीय बोर्ड से संबंध प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर के सभी स्कूलों में लागू रहेगा। प्रशासन ने यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया। अगली खबर डिंडोरी से है, जहां एक व्यक्ति को खाट पर लेटाकर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में खाट पर लेटा व्यक्ति बीमार बताया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के सहयोग से परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वीडियो समनापुर पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहगांव के पोषक ग्राम मोहारी टोला क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये गांव मुख्य मार्ग से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है और बारिश के दिनों में पूरा रास्ता कीचड़ से पटा रहता है। इसलिए गांव स्थित मरीज के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। मजबूरन परिजनों को बीमार को खाट के जरिए कच्चे कीचड़ युक्त रास्ते से होकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने को मजबूर होना पड़ा। क्षेत्रीय ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि बीमार दीप सिंह लकवा के शिकार हैं, जिससे वह उन्हें खाट पर लेटाकर ले जाना पड़ा। हालांकि के न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अगली खबर रतलाम से है, जहां मुआसा गांव में 4 लेन पर युवक का शव मिलने से तनाव फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने 1 करोड़ मुआवजा, 5 बीघा जमीन और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम संबंध से जुड़ा है। शव जिस घर के बाहर मिला वहां ताला लगा था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मेवासा गांव में हत्या की गई है
जो कांडलवासा का एक भांजा हमारे यहाँ पे पढ़ रहा था शासकीय स्कूल में, तो वहाँ पर मतलब कि उस लड़के की हत्या की गई है। तो इसमें हत्या के अपराधी एक ही को पकड़ा था, तो इसके और भी अपराधी जिसको पकड़ने के लिए हमने धरना लगाया। उस लड़के का नाम आयुष भाई, आयुष लड़के का जो 18 साल की उम्र थी, नाबालिग में भी आता है वो, उसका सर मुंड कर बांध कर दर्दनाक तरीके से पीट कर सभी ने सामूहिक रूप से उसको पीटा। उसके बाद में उसको मार दिया। परिवार को सुबह तक खबर नहीं हुई। आज ये रतलाम जिले के कांडलवासा की घटना थी, जो कि आयुष नाम के भाई को रात में बेरहमी से बांध के करके हत्या कर दी। तो सीधा यही कहेंगे, हत्या कर दी। उसको लेकर आज मालवी भलाई समाज के लोग आक्रोश थे। जी, स्पॉट पे हम लोग ने विजिट किया हुआ है और दरमियानी रात की घटना है। और जिस्तारतम में एक इवेंट भी आया था 100 डायल में। जिस्तारतम में तस्दीक करने होते थी, यहाँ टीम पहुँची थी, यहाँ पर डेड बॉडी थी और उसके बाद जो पुलिस ने जो है प्रथम दृष्टया से हत्या मानकर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की जो है पुलिस ने अभिरक्षा में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। दुनिया भर में भावी पेयजल संकट को लेकर चिंता जताई जाती है। देश के प्रधानमंत्री भी लगातार भूगर्भित जल स्तर बनाए रखने पर जोर देते रहते हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भी जल संचयन के महत्व पर बल दिया गया। इसके बावजूद प्रदेश के इस प्रमुख शहर में बारिश के दिनों में भी दिखाई देने वाला जल भराव जल संचय के प्रति नगर प्रशासन की उदासीनता साबित कर रहा है। चालू मानसून सीजन में शहर बार बार तालाब में तब्दील हो जाता है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की असफलता को साबित करता है। ऊपर वाले की कृपा के तौर पर आसमान से होने वाली जल रूपी अमृत बारिश नाले नालियों से होते हुए नदियों के जरिए जाया होकर स्थानीय बासिंदों के लिए अनुपयोगी साबित हो रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में शासन ने 48 वार्डों में बांट रखा है। इन तमाम वार्डों में तकरीबन 25,000 से अधिक आवासीय इकाइयां हैं। आवास निर्माण से पहले भवन बनवाने वालों को नगर निगम से स्वीकृति के तौर पर नक्शा पास कराना रहता है, जिसमें निर्धारित मानक के तहत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराना रहता है। ये व्यवस्था निजी भवनों पर ही नहीं, सरकारी इमारतों में भी लागू होती है। इसके बावजूद बारिश के दिनों में सड़क नाले नालियाँ ही नहीं बल्कि सड़कें भी पानी से लबालब दिखाई देती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खैरागढ़ से है, जहां लगातार करीब 24 घंटे से हो रही बारिश ने प्रधान पाट बैराज का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा दिया है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद आमनेर नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खैरागढ़ के निचले इलाकों में बढ़ रही बाढ़ की स्थिति बन गई है। सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल में पहुंचे, जहां चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ठान लिया है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पायलट ने इसे विपक्ष को दबाने की कोशिश बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपने नेताओं के साथ खड़ी। उन्होंने न्यायपालिका पर भी भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कवासी लखमा से मुलाकात हुई, उनके स्वास्थ्य का हाल चल रहा है। मैंने कहा ना आपको, ये बीजेपी सरकार ने ठान लिया है, कांग्रेस का नेतृत्व चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का हो, ईडी ने राहुल जी, सोनिया गांधी जी, सब लोगों को आरोपी बनाने की कोशिश की है। देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार का नाम लेकर वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर वो आक्रमण कर रहे हैं। आज मैं चैतन्य बघेल से मिला हूँ, कवासी लखमा से मिला हूँ। इन सब लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुखर होकर उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके हाथ में इस प्रदेश की धन दौलत, जंगल जमीन को सौंपना चाहते हैं। आप सरकार का विरोध करो, आप उद्योगपति जो नाजायज फायदा उठाते हैं उनका विरोध करो, तो ये आप पे कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के थाना सामरी पाठ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर सामरी क्षेत्र के विभिन्न गांवों से कुल 37 नग देसी भरमार बंदूकें बरामद की हैं। ये कार्रवाई उन गांवों में की गई है जो पूर्व में नक्सल प्रभावित थे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। अब नक्सल मुक्त ये गांव घोषित किए जा चुके हैं। इनमें ग्राम
चुनचुना, चरहू, भीतर, चरहू, ये तमाम ऐसे गांव हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर ग्रामीणों को शासन की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। इसका परिणाम है कि अब ग्रामीण पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास जताते हुए आपराधिक गतिविधियों की जानकारी साझा करने लगे हैं। बलरामपुर जिले के थाना सामरीपाट क्षेत्र के पीपल ढाबा, चरहू, उंदाग, चुनचुना एवं भुताई गांवों के अंदर हमें आसूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गांव जो है वो वहाँ पर गांव के कुछ ग्रामीण जो है वो वहाँ पर कुछ देशी भरमार बंदूक जो है अपने पास अवैध रूप से रखे हुए हैं। इसी के तारतम्य में थाना प्रभारी सामरीपाट एवं थाना प्रभारी कोरंदा के अंतर्गत जो है वरिष्ठ अधिकारियों को जब सूचना दी गई थी तो टीम गठित की गई थी और टीम्स को उन गाँवों के अंदर भेजा गया था। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खैरागढ़ से अगली खबर है, जहां 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते प्रधान पाठ बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सुबह से प्रधान पाठ बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण खैरागढ़ आमने नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, जिससे निचले तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका के बासुकीनाथ धाम में चल रहे श्रावणी मेले में इस बार एक अलग ही रंग देखने को मिल रही है। आम श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच एक ऐसा समाज भी मौजूद है जो वर्षों से सामाजिक भेदभाव का शिकार रहा है, लेकिन आज अपनी मौजूदगी से मेले की शोभा बढ़ा रहा है। किन्नर समाज की प्रतिनिधि माही किन्नर ने बताया कि यह उनका बासुकीनाथ में पहला श्रावणी मेला है। वे और उनकी टीम श्रद्धालुओं को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं और बदले में उन्हें श्रद्धा स्वरूप जो दान मिलता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। माही का मानना है कि वह भगवान का दिया स्वरूप हैं और भोलेनाथ की कृपा से उन्हें भी इस पावन महीने में सेवा और सम्मान का अवसर मिलता है। श्रद्धालु भी खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं और इस अनूठे जुड़ाव से मेले में नया आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश फैल रहा है। हम लोग को सावन महीने का इंतजार रहते हैं कि बाहर से हमारे जो जजमान हैं, कम जो दुकानदार थे, उन लोगों के लिए भी, हम लोग के लिए भी कि आए, हम लोग को दिल से आशीर्वाद दे कि भोलेनाथ का नगरी में आए, महादेव की पूरा श्रद्धा से आते कि हम लोग भी दुआ देते कि महादेव उन लोगों का हर मुराद पूरी करे और यही परंपरा बना रहे हमेशा। और ये जो दुकान में मांगती हैं इन लोगों को और देती कि जैसे कि आस लेके आए भोलेनाथ का नगरी में, इस तरह जो हमारे देते हैं बख्शिश हमको, हम खुशी से लेते हैं और उन लोग को आशीर्वाद ये देते हैं खूब आगे बढ़े, खूब रोजगार बढ़े उन लोगों का। हर साल ऐसे ही हमारा बाबा का नाम हर जगह पूरा परिचार। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में रेलवे संपत्ति की चोरी के प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया। शुक्रवार को सीडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना पर चंद्रपुरा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह और रात्रि गश्ती दल प्रभारी कुलदीप महतो की टीम ने पिपरियाडीह रेलवे फाटक के पास छापेमारी की। छापेमारी के दौरान चंदनाबाद जंगल के समीप एक मिनी ट्रक में 3.5 क्विंटल रेलवे की पटरी लदी मिली। साथ ही एक सिलेंडर और अन्य कटिंग उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मौके से 3 आरोपियों शंकर कुमार दास, दिलीप कुमार महतो और छोटे भुइया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए बड़ी सफलता बताया। चंद्रपुरा थाना अंतर्गत पिपराडीह रेलवे फाटक के समीप बीते रात्रि चंद्रपुरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर एक मिनी ट्रक को पकड़ा गया। मिनी ट्रक पर जो है 2 बड़ी पीस का 12 फीट का जो है रेलवे का कटा हुआ लोहे का सामान था, जिसकी कुल अनुमानित वजन जो है 3.5 क्विंटल होगा। पकड़ाए गए युवकों से जो है कुछ जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि चंद्रपुरा रेलवे साइडिंग से जो है रेलवे का लोहा चुरा के ये ले जा रहे थे। साथ ही उस पर 2 गैस सिलेंडर और लोहा काटने से संबंधित और सामान की बरामदगी की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड के गुमला जिले में सुरक्षा बलों की प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर दिलीप लोहरा समेत 3 उग्रवादियों को मार गिराया है। नक्सल मुक्त और उग्रवाद मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में प्रदेश की
पुलिस लगातार काम कर रही। लगातार झारखंड के विभिन्न उग्रवाद और नक्सलवाद से ग्रसित क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज झारखंड के गुमला जिले के अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र के लावा दाग जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। इसके साथ ही मारे गए नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों की टीम ने AK-47 2 इंच सॉस राइफलों के साथ बड़ी मात्रा में गोलियां सहित अन्य सामग्री बरामद की। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार की खबरों का रुख करते हैं। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार के औचक निरीक्षण के बाद सुपौल सदर अस्पताल में हड़कंप मच गया। दरअसल सुबह 10 बजे जिलाधिकारी सावन कुमार अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद जिलाधिकारी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने अस्पताल में बेवजह घूम रहे संदिग्ध 5 लोगों को हिरासत में भी लिया। वहीं जिलाधिकारी ने अस्पताल गेट पर अनाधिकृत रूप से लगे प्राइवेट 2 एम्बुलेंस, 2 प्राइवेट एम्बुलेंस को जब्त किया। अस्पताल कैंपस में अनाधिकृत रूप से लगे मोटरसाइकिलों का चालान भी काटने के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल कर्मियों को अस्पताल आने जाने वाले तमाम लोगों से रोको टोको अभियान के तहत अस्पताल आने वाले लोगों को चिन्हित कर रजिस्टर एंट्री करने को कहा। कौन लोग कब आते हैं, क्यों आते हैं, समुचित जांच करने का आश्वासन दिया, जांच करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अपने बयान में कहा कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी सदर अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस और दलाल सक्रिय हैं, जिसको लेकर औचक निरीक्षण किया। तो मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि अनथराइज जो सरकार की तरह एम्बुलेंस दिया गया है, बावजूद प्राइवेट एम्बुलेंस रोड के किनारे हॉस्पिटल सामने खड़े रहते हैं। ऐसे में जो है लोगों को जो सरकारी एम्बुलेंस माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुविधा दी गई उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। एक तो यह, दूसरा है कि इमरजेंसी के सामने इधर उधर जो पेशेंट नहीं है वो व्यक्ति दलाल के रूप में घूमते रहते हैं, ताकि कोई पेशेंट आता है उसको वापस भगाने की कोशिश करते हैं। मेरा आपके माध्यम से ये उद्देश्य होगा, जो बीमार है वो आवे, उनके साथ एक गार्जियन आवे। बट कोई व्यक्ति अगर बीमार नहीं है और हॉस्पिटल में घूम रहा है वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि जो पेशेंट है वो अपने साथ एक रिलेटिव को लेकर आवे और अनथराइज कोई व्यक्ति घूमेगा तो उस पर हम लोग एफआईआर करेंगे। अगली खबर शेखपुरा से है, जहां पटेल चौक स्थित एक सभागार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने 5 सितंबर को पटना में होने वाली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली को सफल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करते हुए रैली की उपयोगिता बताकर लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में समय गंवाने के बजाय मतदाताओं को सहयोग करने की सलाह दी। उद्देश्य है कि संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। परिसीमन सुधार में जनसंख्या आधारित परिसीमन नहीं करने की वजह से, मौसम की वजह से, जो बरसात का मौसम आ गया, कहीं बाढ़ होगा, कृषि कार्य बहुत तेज है, इन वजहों से अब क्षेत्रीय रैली करना हमारे लिए संभव नहीं था, जो हम विक्रमगंज, मुजफ्फरपुर या गया में किया। तो हम लोगों ने विचार किया, नेतृत्व के साथियों ने, कि अब समेकित रूप से हम लोग पटना में ही एक रैली करके इस सवाल को मजबूती से उठाएंगे। 5 सितंबर को पटना में शेखपुरा से बड़ी भागीदारी होगी। अगली खबर सहरसा जिला के जलई थाना के थाना अध्यक्ष ममता कुमारी ने सरकारी विद्यालय में पहुंचकर छात्र छात्राओं के बीच नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता फैलाई। उन्होंने, आपको बता दें, ममता कुमारी ने बताया कि अभियान हमें अपने समाज को जागरूक बनाना होगा। इस अभियान के तहत युवाओं को सही मार्ग दिखाना होगा और उन सभी का सहयोग करना होगा जो नशे की चपेट में आ चुके हैं। नशे को जड़ से मिटाएंगे, नए बिहार का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त बिहार ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक आंदोलन है। आइए हम सब इस आंदोलन का हिस्सा बने। नशा मुक्ति अभियान एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में मादक पदार्थों के सेवन को समाप्त करना है। नशे की लत में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए विशेष रूप से युवाओं में यह आंदोलन आयुर्वेद, योग और अध्यात्म एकीकृत करता है ताकि रिकवरी के लिए एक समग्र मार्ग प्रदान किया जा सके।
खबर सुपौल से है, जहां मतदाता पुनरीक्षण कार्य से लौट रहे बीएलओ सुनील कुमार राम के पेट में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। आपको बता दें, वारदात के दौरान वो पुनरीक्षण का कार्य कराने के बाद वापस लौट रहे थे। घायल बीएलओ प्राथमिक विद्यालय काजी टोला माधोपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। पंचायत के मुखिया पति मोती अहमद ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 10 बजे घायल बीएलओ सुनील कुमार राम के छोटे भाई चंदन कुमार राम ने किसी बात से नाराज होकर फायर कर दिया था। सुबह में पहले लड़ाई हुआ अंकल से, पापा को बुलाया, मेडिकल में थे, पेशेंट से भी था, तो बुलाए, बोले क्या कि देखिए भैया तो लड़ाई कर रहे हैं, अब समझा दीजिए। गए थे अंकल जी समझाने, पापा गए थे समझाने के लिए, छोटे वाला अंकल है जो गोली मार के भाग गया है। गए तो समझाने की, समझाते तीनों को, तभी पूरा धमकी देने लगा। इसलिए पापा भी पूरा बोलने लगा, समझाने लगा, तो पापा से पूरा ले लिया बंदूक, पूरा फायरिंग करने लगा वहीं पे। 217 नंबर बूथ है, उसके बीएलओ सुनील राम जी हैं, जो सरकारी बीएलओ कार्ड से प्रखंड से वापस आ रहे थे। सुबह में आपसी विवाद हुई थी परिवार में, छोटे भाई ने उनको गोली मार दिया है, रास्ते में घात लगा बैठे हुए थे, और उनके बड़े भाई सुशील राम जी को गोली मारा है, सुनील राम के लड़के को भी गोली मारा है। तो लेकर के छोटे भाई ने 2 बड़े भाई पे फायर किया और साथ में एक भतीजा को भी मारा है गोली। आनंद फानंद में उसे उठा करके छातापुर PHC लाया गया, वहाँ रेफर किया गया। हाँ, वहाँ से फिर हम लोग सदर आए, सदर में भी कंडीशन को देखते हुए रेफ़र किया। फिर हम लोग हायर सेंटर यहाँ मिथिला हॉस्पिटल सुपौल में इलाज चल रहा है। देखिए, मेरे यहाँ 3 पेशेंट आया बुलेट इंजरी का। सुशील राम, एज 45 ईयर्स, मेल, घर है उसका माधोपुर, वार्ड नंबर 4, PS छातापुर। उसका जो बुलेट इंजरी है उसको बैक से मारा गया है, एंट्री पॉइंट बैक में है और एग्जिट पॉइंट राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में है। एक्सरे करके जो हम देखे हैं तो उसमें बुलेट नहीं, यानी कि गोली निकल चुका है उसका। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। मैनपुर से अहम खबर है। मैनपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को मंदिर में मारी गोली। प्रेमिका को 3 गोलियां लगी, हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल से सैफई रेफर की गई। घायल प्रेमिका आरोपी राहुल ने की गोलीबारी। घायल प्रेमिका पर आरोपी राहुल ने गोलीबारी की है। मौके पर हड़कंप मच गया। SP गणेश प्रसाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सदर कोतवाली के मोहल्ला किला बजरिया में यह वारदात सामने आई है। तो उत्तर प्रदेश के मैनपुर से अहम खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल से सैफई रेफर किया गया है घायल प्रेमिका को। आरोपी राहुल ने गोलीबारी की, मौके पर हड़कंप मच गया। SP गणेश प्रसाद ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया। सदर कोतवाली के मोहल्ला किला बजरिया में वारदात हुई। मैनपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को मंदिर में मारी गोली। रानी का मंदिर पड़ता है, इसमें आज सुबह एक लड़के ने गोली मार दी है। उसको मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफ़र कर दिया है। मामला बताया जा रहा है कि पहले लड़का लड़की में पहले बातचीत होती थी और उसी के चलते कोई बात इनके बीच में बिगड़ी है, जिसको लेके ये आज घटना कारित हुई है। मौके का घटनास्थल हम लोगों ने देख लिया गया है और FSL टीम को भी तत्काल पहुंचने वाली है और हम लोग के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है। जो अगली खबर बुलंदशहर से, जहां ट्रेनी सिपाही ने खाया जहरीला पदार्थ। पुलिस लाइन में एक सिपाही ने खाया जहरीला पदार्थ। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने गंभीर हालत में घायल आपको सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया। हाथरस का रहने वाला है ट्रेनी सिपाही भूपेंद्र। कल घर से पुलिस लाइन लौटा था ट्रेनी सिपाही। सुसाइड के प्रयास की वजह तलाशने में जुटे हैं पुलिस के अफसर। पुलिस लाइन स्थित ट्रेनी सिपाहियों के हॉस्टल का यह पूरा मामला है।
सुसाइड के प्रयास की वजह तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस लाइन स्थित ट्रेनी सिपाहियों के हॉस्टल का पूरा मामला। बुलंदशहर से ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ट्रेनी सिपाही ने जहरीला पदार्थ खाया। शिवराम निवासी जनपद हाथरस जो बुलंदशहर पुलिस लाइन में आरक्षी की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है के द्वारा दिनांक 24 जुलाई को एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी ताई को हार्ट अटैक पड़ा है और उसके चचेरे भाई की 13वीं दिनांक 25 जुलाई को होनी है। इसके आधार पर उसे एक दिवस का आकस्मिक अवकाश देकर उसके घर रवाना किया गया था। आज दिनांक 26 जुलाई को वापस ट्रेनिंग सेंटर पुलिस लाइन बुलंदशहर लौटते समय रास्ते में उसके द्वारा किसी पदार्थ का सेवन किया गया, जिसके बाद ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर उसकी तबीयत खराब हुई। तत्काल आरटीसी प्रभारी के द्वारा भूपेंद्र को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां देर रात हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, पहला हादसा नकुड़ क्षेत्र के खेड़ा अफगान के पास हुआ, जहां इको कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। इसी तरह दूसरी मार्ग दुर्घटना सरसामा थाना क्षेत्र में अंबाला हाईवे पर हुआ, जहां बोलेरो एक ढाबे पर खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। बोलेरो के ट्रक से टक्कर होने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। देखिए, बीती रात से लेके आज अर्ली मॉर्निंग तक जनपद सहारनपुर के 2 थाना क्षेत्रों में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें एक एक्सीडेंट रात में 11 बजे थाना क्षेत्र नकुड़ में हुआ है, जिसमें इको गाड़ी में सवार होकर के 8 व्यक्ति हरिद्वार के लिए जा रहे थे स्नान करने। रास्ते में अम्बेटा से खेड़ा अफगान के रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खराब होने की वजह से रोड पर खड़ी थी। हालांकि वो रोड के किनारे थी, लेकिन ड्राइवर को थोड़ी नींद की झपकी आ गई, जिसकी वजह से पीछे से उस गाड़ी में टक्कर लगी और इसमें 3 व्यक्ति जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात विफा अब उत्तर भारत की हवाओं में घुल चुका है। इसी का असर है कि कानपुर सहित कई शहरों में अचानक मौसम पलट गया है और बारिश ने दस्तक दे दी है। 29 से 30 जुलाई तक इसका प्रभाव साफ नजर आएगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी इसका असर दिखेगा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे का कहना है कि कई मौसमीय पैटर्न एक साथ सक्रिय हो गए हैं, जिससे तेज बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ गई। वहीं मौसम विशेषज्ञ SN सुनील पांडे ने के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता से खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। विफा चक्रवात ने मौसमी गतिविधियों में हलचल मचा दी है। विफा से क्या होगा लाभ और क्या होगा हानि, इसके साथ साथ किन राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, ये बताने के लिए मौसम वैज्ञानिक SN पांडे हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, विफा चक्रवात आ चुका है, अब इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, किन राज्यों पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, जो विफा नाम का चक्रवात था, ये अब बंगाल की खाड़ी से हमारे भारत में लैंड कर गया है। इसका असर सबसे अधिक जो हमारा गंगी पश्चिमी बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, हमारा जो बिहार है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और पूरे गंगा के मैदानी भागों में, यहाँ तक राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा पर भी इसका असर पड़ेगा। इस समय देश में मल्टीपल मौसमी सिस्टम काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये तूफान थोड़ा और उग्र होने की संभावना है, लेकिन इसका असर कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हमारा कानपुर मंडल है, वहां पर बादलों की आवाजाही रहेगी। इसी के साथ 15 से 20 मिलीमीटर बारिश अभी अगले 2 से 3 दिन में होने की संभावना है। तेज हवाएं चलेंगी। इसका सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ने वाला है और जो राजस्थान का जो उत्तरी इलाका है, वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और बिहार के कुछ इलाके ऐसे थे जहां बिल्कुल बारिश नहीं दर्ज हुई थी, वहां पर भी बारिश दर्ज होगी। और अभी भी आपको मैं बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर 40 से 50% तक बारिश की कमी है, तो वहां पर भी बारिश की कमी पूरी होने की संभावना है। ये स्थितियां अभी पूरे माह अंत तक बने रहने की पूरी संभावना है। ये थे हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ, जिनका ये कहना है कि विफा चक्रवात के आने पे जो बारिश की कमी होती थी वो इस बार पूरी हो जाएगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। आरओ और एआरओ परीक्षा को लेकर अंबेडकर नगर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। परीक्षा को लेकर डीएम एसपी परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे। ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है। आपको बता दें कि जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए तैयारियों का डीएम अनुपम शुक्ला एवं एसपी केशव कुमार ने निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। डीएम और एसपी ने केंद्रों पर परीक्षा संबंधी तैयारियों की विस्तृत अवलोकन किया तथा संबंधित केंद्र व्यवस्थापकों एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16,968 विद्यार्थी शामिल होंगे। डीएम और एसपी रामदेव जनता इंटर कॉलेज कटेहरी, डॉक्टर AK पब्लिक स्कूल तमसा मार्ग अकबरपुर, मिश्री लाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज टांडा, DAB एकेडमी टांडा एवं TNPG कॉलेज टांडा सहित प्रमुख परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। प्रत्येक केंद्र पर लगाए गए CCTV कैमरों की स्थिति, उनकी रिकॉर्डिंग क्षमता एवं नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली का गहन निरीक्षण किया। साथ ही परीक्षा कक्षों में साफ सफाई, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, बैठने की उचित व्यवस्था तथा केंद्र पर आने वाले अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु चिन्हीकरण आदि व्यवस्थाओं का भी बारीकी से जांच किया। अगली खबर जालौन से है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते इस मौसम में होने वाले आंखों के इन्फेक्शन को लेकर नेत्र चिकित्सकों ने सतर्क रहने की विशेष सलाह दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मौसम में अक्सर आंखों की शिकायतें होती हैं जो इन्फेक्शन के चलते लाल पड़ जाती हैं। विशेष रूप से इस मौसम में ड्राइविंग करते समय चश्मा का प्रयोग करें। घर आने पर आंखों को साफ पानी से धो लें। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर साधारण आई ड्रॉप बेचने वालों से भी बचें, जो गली गली जाकर आई ड्रॉप को बेच रहे हैं, वो आंखों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जी नमस्कार। इस टाइम जो सीज़न है वो आंखों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। इस टाइम जो बैक्टीरिया ये जो साथ आप देखते होंगे अक्सर लालपन, खुजली, पानी आना, कीचड़ आना, इन सबको थोड़ा सा हल्के में ना लें। जब भी आपको समस्या हो तो किसी चिकित्सक से, आंखों वाले चिकित्सक से परामर्श करें। आंखों को समय समय पर साफ ठंडे पानी से धोते रहें और कोई भी समस्या होने पर आम दवाई खरीद कर मेडिकल स्टोर से बिना दिखाए, बिना चिकित्सीय परामर्श के कृपया यूज़ ना करें। कई दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा के बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग आंखों का इलाज कराने आए हैं। एक जैसे लोगों को आंखों की शिकायत बढ़ती जा रही है। रोज एक ना एक कोई मरीज बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से लोगों की आंखों में दिक्कत पैदा हो गई। हालांकि चिकित्सकों की माने तो उनका कहना है कि सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दूसरे की जो तौलिया है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो, लेकिन 6 से 7 दिन तक इसमें आदमी ग्रस्त रहता है। देखना ये होगा कि इस तरीके के वायरस से बचने के लिए लोगों को क्या सुविधाएं लेना पड़ती हैं, क्या करना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पैरा लिया है लोगों की आंखों की जिस तरीके से परेशानी बढ़ी है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में जरूर डाल रही है। अब देखना ये होगा कि इससे बचने के लिए कब तक लोगों को चश्मा पहनना पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां कबीरनगर थाना क्षेत्र की गैंगस्टर की आरोपी नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर निवासी 139 चमन कॉलोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद की 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया, जिसमें 2 करोड़ रुपए कीमत का एक मकान, 40 लाख रुपए कीमत के 2 टेम्पो ट्रेवलर जब्त किए गए हैं। जब्तीकरण की कार्रवाई पूनम मिश्रा, सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम ने पुलिस बल के साथ मिलकर की है। जब्तीकरण की कार्रवाई से पहले पुलिस ने माइक से घोषणा करके किसी तरह के विरोध के लिए पुलिस बल तैनात किया और माइक से अनाउंस करके जब्तीकरण की कार्रवाई की। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि थाना कबीरनगर कमिश्नर गाजियाबाद का पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 107/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम राजीव चौहान, सुनीता चौहान, नाजिया अख्तर में अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 6 लाख संपत्ति खसरा नंबर 1343 प्लाट नंबर 86 पर बने 2 मंजिला मकान को धारा 14 गैंगस्टर अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय गाजियाबाद के आदेश वाद संख्या 3/25
दिनांक 24/7/2025 के अनुपालन में जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई। यह अवैध संपत्ति अभियुक्ता नाजिया अख्तर के परिजनों के नाम पाई गई है। अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के द्वारा आज पीडीए का महासम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दरमियान अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुलाबबाड़ी स्थित जिला कार्यालय में सादतगंज तक शक्ति प्रदर्शन किया। इस दरमियान 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने और 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हुंकार भरी गई। आज के दिन देश के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। इस ऐतिहासिक दिन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश के सभी जनपदों में पीडीए महासम्मेलन आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। ऐसा है, मैं अली सैद खान नाचीज़ को कहते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का कैडर का एक कारकुन रहा और मैंने तकरीबन 20 साल मुसलसल यानी अनवरत मैंने मेहनत किया पार्टी में। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश जी की जो मेहनत चल रही है और जो ये तानाशाह सरकार के खिलाफ जो इन लोगों ने कदम उठाया है और इस महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब से दूर जो मौजूदा सरकार है उसको देखते हुए और इन पिछले सरकारों में अखिलेश यादव जी की और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को देखते हुए मैंने सोचा कि ज़रूरत अब इस बात की है कि समाजवादी पार्टी का साथ दिया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बाराबंकी में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की पीडीए पाठशाला पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सपा के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। समाजवादी पार्टी को अपने परिवार के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यूपी सरकार के द्वारा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिए जाने पर भूपेंद्र चौधरी ने इस कदम की सराहना करते हुए यूपी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि विपक्ष ने अग्निवीरों के मामले पर नैरेटिव एजेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन उनके बेहतर भविष्य की चिंता सरकार ने की है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर बड़ा हमला बोलते हुए बोला कि सपा की सरकारों में उनके परिवार का, उनकी जाति का दबदबा रहता है। वहीं शिवपाल यादव द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज संविधान को खत्म करने वाले, उसे सबसे ज़्यादा कलंकित करने वाले, संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन करने वाले सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं, जबकि ये जवाब कांग्रेस को देना चाहिए था कि इमरजेंसी के समय उन्होंने किस प्रकार से संविधान को नष्ट करने का प्रयास किया। वहीं मुसलमानों के आरक्षण के विषय पर बोलते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन सपा पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा का एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान करके इस प्रकार से कारगिल में विजय प्राप्त की, तो हम सब के लिए, देशवासियों के लिए गौरव वाला क्षण है। भारतीय जनता पार्टी आज सभी जिलों में हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस के रूप में उन वीर शहीदों को नमन करने का, उन्हें सम्मान करने का निर्णय लिया है और सभी जिलों में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया। अग्निवीरों के विषय में लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन सरकार ने अग्निवीरों के बेहतर भविष्य की चिंता सभी सरकारों ने की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है पुलिस में 20% भर्ती का उनके आरक्षण के लिए। वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और जो विपक्ष ने नेगेटिव एजेंडा चलाने का काम किया उसका मुंह तोड़ जवाब। गाजीपुर भूतपूर्व सैनिक संगठन द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र ने शिरकत की है। जिला पंचायत सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि हमारे सैनिकों ने कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देकर देश का मस्तक ऊंचा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों की वीरता और शौर्य से पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान मात्र 4 दिनों में ही गिड़गिड़ाने लगा। मिश्रा ने भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि अब हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं, स्वदेशी फाइटर जेट है। हमारे रक्षा उपकरणों से पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले बेकार हो गए। पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं नुकसान कर पाया, बल्कि हमने उसके एयरपोर्ट और सैन्य ठिकाने बर्बाद कर दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में हो रहे विकास का भी उल्लेख किया।
धर्म और जाति के खिलाफ है, जिन लोगों ने समाज में आतंक फैलाने का काम किया है, समाज में जिन लोगों ने गरीबों की ज़मीनें कब्जा किया है, जिन लोगों ने गरीबों को लूट के अपने घर माल बनाए हैं, ज़मीनें कब्जा, हज़ारों एकड़ ज़मीन योगी जी अब तक 8 वर्षों में खाली करा चुके हैं और उन जमीन पर गरीबों की जमीन छीन के माल बनाने वाले लोगों की खाली कराई जमीन पे गरीब का घर बन रहा है। यही काम योगी जी कर रहे हैं। पांडे जी का कहना है कि सैनिकों पर बात करिए, बंदूक के लाइसेंस को लेकर यहाँ सैनिक बहुत पीड़ित रहते हैं, तो क्या पहल करेंगे आप? मैंने कहा ये चीज़ें हम लोग के विषय हैं, हम लोग जिलाधिकारी से बात करके जो अधिकार है, जो आवश्यकता है, विरासत के जो लाइसेंस है जो परिवारों में पड़े हुए हैं, उनमें कोई रुकावट कहीं नहीं आएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जाफराबाद क्षेत्र के उत्तरगावा गांव में शनिवार की शाम को धान की रोपाई कर रहे मां बेटे की करंट की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उक्त गांव निवासी बासमती देवी 58, पत्नी राम अजोर बनवासी तथा उनका पुत्र लोधी बनवासी 35 वर्ष, जो उसके परिवार के अन्य कुछ सदस्य बगल के गांव के एक किसान के खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि खेत के चारों तरफ पशुओं से फसल को बचाने के लिए लोहे के तार से घेरा जा रहा था। जहां पर धान की रोपाई हो रही थी उसके लगभग 70 मीटर दूर हाई टेंशन करंट प्रवाहित तार उक्त लोहे के तार पर टूट कर गिर गया। माँ बेटे उस करंट प्रवाहित तार के चपेट में आकर चिपक गए। वहां मौजूद उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने समझदारी दिखाते हुए खेत से बाहर निकल गए। उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के 10 मिनट बाद लाइट कटवाई गई। उसके काफी देर बाद शव को वहां से हटाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ थाना कंधई पुलिस ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर किशनगंज चौराहे के पास 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 12 किलो 759 ग्राम गांजा और एक बैटरी रिक्शा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों में आसिफ अली, सुहेल उर्फ हसन, दीपू यादव, अरविंद गुप्ता और सनी कुमार शामिल थे। थाना कंधई में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चेकिंग के दौरान 12 किलो 750 ग्राम गांजा पकड़ा गया है, जिसमें आसिफ, सुहेल, दीपू यादव, अरविंद गुप्ता और सनी कुमार, ये 5 लोग जेल गए हैं और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इनकी गिरफ्तारी किशनगंज चौराहे के पास से की गई है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अध्यापकों का सूखा अब खत्म होने वाला है। यूनिवर्सिटी में 2003 के बाद अब प्रोफेसरों की भर्ती होने जा रही है। 2003 से विश्वविद्यालय में नई भर्ती न होने की वजह से विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों का अकाल सा पड़ गया था। इस सूखे को दूर होने के लिए विश्वविद्यालय अब 224 पदों पर प्रोफेसरों की भर्ती करने जा रहा है, जिसको लेकर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि चयन की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू हो गई थी। नियमानुसार पहले चरण में 112 रिक्त पद भरने की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों पर पद हैं। इन पदों के लिए लगभग 1600 आवेदन आए हैं, जिसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। सभी प्रपत्रों की गहनता से जाँच की जा रही है। इसके बाद ही साक्षात्कार की प्रक्रिया की जाएगी। नियमानुसार पहली बार में केवल 50% ही रिक्त पद भर सकते हैं। बाकी के रिक्त पद आगे के 2 चरणों में की प्रक्रिया में भरे जाएंगे। अगले 2 महीने में जो भी चयन प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। प्रयास यही है जो भी अध्यापक आए अच्छी गुणवत्ता वाले। खबर कानपुर से है, जहां यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भैरव घाट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर 7 अस्थि कलशों का पूजन किया है। दरअसल जिन मनुष्यों की अज्ञात मृत्यु हो जाती है व जिनको कोई जल देने वाला भी नहीं होता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए युगदधीच देहदान संस्थान हर वर्ष पिंडदान कार्यक्रम आयोजित करता है। स्थापना के बाद से अब तक संस्था तकरीबन 120 कलश विसर्जित करा चुकी है। शनिवार को संस्था के आमंत्रण पर ऐसे ही कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे। सतीश महाना ने कहा कि सनातन धर्म में राह चलते मिलने वाली अनजान शव यात्रा को भी प्रणाम करने का विधान है। उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मृत्यु के बाद सभी की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। मान्यता है कि बिना कर्मकांड पूर्ण हुए शांति संभव नहीं होती। युगदधीची देहदान संस्थान के द्वारा समाज में एक पवित्र काम किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारे भाई श्रीमान मनोज सेंगर जी के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा अपने आप के जीवन को समर्पित करके
पहले उन्होंने अंगदान का एक शुरुआत करी थी, फिर बाद में देहदान की शुरुआत की। धीरे धीरे बढ़ते हुए ऐसे लोग जिनको गुमनामी के अंतर्गत कोई पूछने वाला नहीं होता, उनका संस्कार कराने का भी काम हमारे मित्रों के द्वारा घाटों के ऊपर किया जाता है। फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का